हेलो एवरीवन। वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुजरात में एक और इम्पॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की। क्या ये प्रोजेक्ट वायबल है? तो हम इसकी बात करेंगे जीएस पेपर 3, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है आपका, तो उसमें ये आपको काम आएगा। हजीरा जो कि सूरत में है, गुजरात में, वहाँ से लेकर घोगा जो कि भावनगर में है, एक रोपेक्स फेरी सेवा स्टार्ट हो रही है। रोपेक्स फेरी क्या होती है, फेरी और नाव में क्या फ़र्क होता है, आप सूरत से भावनगर तक सिर्फ 4 घंटे में कैसे पहुंच पाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमेशा एक क्वेश्चन के साथ करता हूं, तो ये हमारा क्वेश्चन है। देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन करता है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई सहयोग संगठन ने अपने जो 8 अजूबों की सूची दी है एससीओ कंट्रीज के, उसमें एक इमारत गुजरात की भी है, या एक जगह गुजरात की भी है। वो कौन सी है? अहमदाबाद शहर, रानी की वाव, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इन चारों में से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने अपने अजूबों की सूची में, वंडर्स की सूची में किसे जगह दी है इन चारों में से? ये आपको फटाफट नीचे कमेंट्स में लिख के बताना है। इसकी सूचना आज सबसे पहले हमारे जो जहाज रानी मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ शिपिंग मिस्टर मनसुख मांडविया, उन्हें ट्वीट करके दी कि सूरत से भावनगर तक अब आप सिर्फ 4 घंटे में पहुंच सकते हैं, क्योंकि हजीरा से घोगा तक जो रोपेक्स सेवा है वो स्टार्ट हो रही है, जो साउथ गुजरात को सौराष्ट्र से जोड़ेगी। उसके बाद कई सारे और भी ट्वीट आए। इनफैक्ट खुद प्रधानमंत्री मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे अभी 2 से 3 दिनों में। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, गुजराती में लिखा है कि इससे बहुत सारी जो ट्रैफिक है वो कम होगा, और यहाँ पे जो 10 से 12 घंटे का सफ़र है वो अब आप 4 घंटे में कर पाएंगे। तो आइए पहले इसको मैप से समझते हैं, क्योंकि सबसे ज़रूरी होता है मैप। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये गुजरात है और गुजरात के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट बने हैं, जैसे गिर सोमनाथ वगैरह, वो भी हैं। तो ये लेटेस्ट मैप है, और आप इसमें यहाँ पे आ जाइए। यानी हम इस एरिया की बात कर रहे हैं जो है साउथ गुजरात, और दूसरा एरिया जो है वो है ये वाला, जिसको हम बोलते हैं काठियावाड़, या आप इसे सौराष्ट्र भी बोल सकते हैं। जो ये एरिया है पूरा, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो आप इसको पेनिनसुला बोल सकते हैं, और ये सौराष्ट्र आप इसे बोलिए या काठियावाड़ बोलिए। अब इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एक यहाँ पे गल्फ बनी हुई है, राइट। ये है गल्फ ऑफ कच्छ, जो कच्छ को अलग करती है काठियावाड़ से। और दूसरी गल्फ यहाँ पे बनी हुई है, ये जो गल्फ है इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ खंबात। इसे गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोलते हैं, या इसे गल्फ ऑफ खंबात भी बोलते हैं। इसमें कई सारी नदियां भी गिरती हैं। इसमें नर्मदा, जैसे कि नर्मदा नदी, तापी नदी, माही नदी, साबरमती नदी, ये सारी गिरती हैं गल्फ ऑफ खंबात में। यहां तक क्लियर है? अब आप इस एरिया पे फोकस करिए सिर्फ, ठीक है। ये बीच में जो गल्फ है, हमें गल्फ को क्रॉस करना है। ये भावनगर है, और ये है सूरत। सूरत में हजीरा है, तो हमने यहाँ पे एक तो हजीरा की बात की थी, और एक हमने यहाँ पे भावनगर की बात की थी। तो आप इसको देखिए, इस फेरी का जो नाम है वो है हजीरा घोगा रोपेक्स फेरी। तो इसमें दूसरा जो एरिया है वो है घोगा। घोगा जो है ये मछली पकड़ने के लिए मशहूर है। यहाँ पे लोग मछली पकड़ते हैं, एक तरह का फिशिंग हैमलेट है ये, और एक छोटा सा पोर्ट भी यहाँ पे है। तो ये भावनगर में यहाँ पे है घोगा। अब अगर आपको घोगा से और आपको सूरत में हजीरा में जाना है, तो आप कैसे जाएंगे? आपको पूरा ये ऐसे ट्रैवल करके जाना पड़ेगा यहाँ से, राइट। और ये जो डिस्टेंस है लगभग 400 किलोमीटर है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा करें कि बीच में जो ये गल्फ है, आप इसको सीधा आप यहाँ से चले जाएं पानी वाले रास्ते से, तो ये जो डिस्टेंस है सिर्फ 60 किलोमीटर है। यानी जो 10 से 12 घंटे आपको लगते हैं गाड़ी, बस या किसी भी उससे जाने में, अब आप इस फेरी की मदद से सिर्फ 4 घंटों में ये 60 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है, इस 60 किलोमीटर की बात हो रही है, आप ये ट्रेवल कर पाएंगे। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। यानी हमें गल्फ ऑफ जो कैम्बे है या गल्फ ऑफ खंबात, उसमें से कोई रास्ता निकालना था, और यही पूरा प्रोजेक्ट है जिसकी बात कर रहे हैं, हजीरा घोगा फेरी सर्विस। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, और मैं बताऊंगा ये इतना आसान क्यों नहीं है। पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी अभी रोपेक्स फेरी जो है ये मुंबई से मांडवा भी स्टार्ट हुई है। जो मुंबई से मांडवा तक का जो डिस्टेंस है सिर्फ आपको 1 घंटे में पहुंचा देगी। तो ये अभी अभी स्टार्ट हुई है इसी साल, यानी कि 2020 में स्टार्ट हुई है मुंबई से मांडवा। और ये रोपेक्स फेरी क्या होती है? देखो, रोपेक्स फेरी जो है ये ग्रीस में बनती है। याद रखिए, यूनान, जिसे हम हिंदी में यूनान बोलते हैं, इंग्लिश में ग्रीस बोलते हैं, इस कंट्री में बनती है रोपेक्स फेरी। तो नाव में और फेरी में क्या फर्क होता है, यहां पे आपको दिखाता हूं। ये जो फोटो है आप इसको देखिए, ये एक फेरी है।
आप देख सकते हैं कि जो फेरी होती है वो नाव से बड़ी होती है और जहाज से छोटी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो मुंबई से मांडवा तक फेरी सेवा स्टार्ट हुई है वो ये वाली है। ये जो आप देख रहे हैं फेरी, ये मुंबई से मांडवा तक चलती है और ये जहाज से छोटी है, क्रूज से छोटी है, लेकिन ये नाव से बड़ी है। और फेरी का जो मेन पर्पस होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट। अब किस चीज का ट्रांसपोर्ट, यानी किस चीज की हमें ढुलाई करनी है, या तो व्यक्तियों की यानी पैसेंजर, या फिर हमें माल की ढुलाई करनी है, तो इन दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है फेरी का। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अब जो ये गुजरात में फेरी सेवा स्टार्ट हो रही है, इसमें एक नाव में, एक फेरी में, जो बड़ी नाव होती है फेरी में आप क्या क्या आप लोड कर सकते हैं। तो इस एक फेरी में आप 500 पैसेंजर, ठीक है, 500 लोग आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा 500 पैसेंजर के अलावा इसमें आप 500 गाड़ियां भी रख सकते हैं, 500 कार, इसमें 30 ट्रक आ सकते हैं और 300 मोटरसाइकिल आ सकती हैं। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि यानी कि ये को ट्रांसपोर्टेशन, इसमें आप पैसेंजर और जो फ्रीट हैं दोनों कर सकते हैं। दोनों के लिए फेरी सेवा इस्तेमाल की जाती है। और अब यहां पे क्योंकि एक फेरी सर्विस है, तो जितना ट्रैफिक आप पूरा 400 किलोमीटर जो ट्रैवल करने में यूज करते थे घोघा और हजीरा के बीच में, वो आपका बच जाएगा अगर सारे लोग इस सेवा को यूज करेंगे ऑब्वियसली। तो फॉर एग्जांपल यहां पे 5 लाख पैसेंजर गाड़ियां, 30,000 ट्रक, 80,000 बसें और 50,000 टू व्हीलर का इक्विवेलेंट जो ट्रैफिक है वो इसको फेरी कर पाएगी, ऐसा सरकार का मानना है। और अब क्योंकि लोग अगर फेरी को यूज करेंगे तो इसके फायदे क्या हैं? इसका फायदा यह है, एक तो पोल्यूशन बचेगा, एक ट्रैफिक बचेगा। ये एक तरह से इको फ्रेंडली सिस्टम है और हमारा ऑयल इंपोर्ट भी कम होगा। तो यहां पे जो हमारे मंत्री हैं, जहाजरानी मंत्री मनसुख मांडविया, उन्होंने एक फिगर दिया है कि इससे हमारा 14,000 मैट्रिक टन जो इंपोर्ट है ऑयल का वो बचेगा। और हम ऑयल का पूरा इंपोर्ट करते हैं, इराक, सऊदी अरेबिया, नाइजीरिया, इन सब कंट्री से हम तेल खरीदते हैं, यानी हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी कम होगा। तो ये कुछ फायदे हैं फेरी सेवा को यूज करने के। आपको यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा कि गुजरात में ये कोई पहली फेरी सेवा नहीं है, राइट। और पहली क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले भी घोघा से दाहेज तक एक सेवा स्टार्ट की गई थी 3 साल पहले, जो बंद भी हो गई है अब। तो मैं आपको दिखाता हूं मैं किस एरिया की बात कर रहा हूं। तो ये भावनगर में घोघा है, तो घोघा से लेके आप यहां पे, ये भरूच डिस्ट्रिक्ट जो है, यहां पे है दाहेज। तो ये जो डिस्टेंस है आप देख सकते हैं काफी कम है, ये लगभग 30-32 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सेवा पहले स्टार्ट हुई थी और अब ये वाली सेवा स्टार्ट हुई है। ये डिस्टेंस रिलेटिवली ज्यादा है, जो कि 60 किलोमीटर के आसपास है। तो घोघा से दाहेज, और दाहेज जो है वो एक पोर्ट है, छोटा सा पोर्ट है भरूच में। तो पहले घोघा दाहेज फेरी भी 3 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जो चल नहीं पाई, राइट। ये भी आपको याद रखना है। हजीरा जो है ये एक कमर्शियल पोर्ट है, हजीरा गुजरात में। और हजीरा न्यूज में इसलिए भी था क्योंकि यहां पे लार्सन एंड टूब्रो कंपनी ने अपनी जो K9 वज्र जो तोप है उसको आर्टिलरी बनाने की फैक्ट्री भी हजीरा में यहां पे लगाई है। 60 किलोमीटर लंबा ये रास्ता होगा जो घोघा से हजीरा तक होगा, और इससे जो डिस्टेंस है 400 किलोमीटर की बजाय सिर्फ घट के लगभग 60 किलोमीटर रह जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया, पहले घोघा से दाहेज तक भी एक फेरी सेवा स्टार्ट हुई थी जो गुजरात की पहली थी। ये 2017 में स्टार्ट हुई थी। जो दाहेज है ये नर्मदा नदी के मुहाने पर है एकदम, यानी नर्मदा नदी जहां गल्फ ऑफ खंबात में मिलती है वहां पे है ये। तो वहां भी स्टार्ट की गई थी, जो लगभग 32 किलोमीटर का रूट था। अब इस सेवा में इतना टाइम क्यों लगा? जैसे कोई भी सेवा, तो सबसे पहली तो घोघा दाहेज थी, 1995 में ये कंसेप्चुलाइज की गई थी। लेकिन कई सरकारें आई, उन्होंने कोस्टल रेगुलेशन जोन बनाने की परमिशन नहीं दी, क्लियरेंस नहीं दी कि वहां पे पोर्ट बनाए जाएं, कोस्टल डेवलपमेंट की जाए, उसके लिए परमिशन नहीं मिली। 1995 के बाद वहां पे पहले सरकारें लगातार बदलती गई और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये प्रोजेक्ट होता है कोस्टल रेगुलेशन जोन वाला। तो कई बार स्टेट और सेंटर के बीच में टकरार रहती थी और इन सब कारणों से ये सेवा डेवलप नहीं हो पाई थी। फाइनली फिर 2012 में, जब उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे, उन्होंने वहां पे भूमि पूजन किया इसका भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, घोघा में, और फिर ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। SR प्रोजेक्ट्स नाम की कंपनी को दिया गया ये, और 2017 में ही लेकिन ये बनना शुरू हुआ। फाइनली अब ये बनके तैयार है, और इससे सूरत के उन लोगों को फायदा होगा जो सौराष्ट्र जाते हैं या काठियावाड़ जाते हैं रेगुलरली, जो ट्रैवल करते हैं, तो उन्हें अब काफी आसानी से वो इस फेरी सेवा से वो जा आ पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं ये इतना आसान क्यों नहीं है। ये आपको देखने में मैप में लग रहा होगा ये बस इतना सा ही तो करना था, ये जो आपको भावनगर से सूरत बस इतना सा एक नाव चलानी है, इसमें इतना आसान क्यों नहीं है? देखो आसान इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो एरिया है ये गल्फ वाला एरिया है, राइट। गल्फ वाला जो एरिया है ये, इसमें पानी की डेप्थ काफी कम है, ठीक है, पानी की डेप्थ काफी कम है। और इनफैक्ट अभी बीच में एक वेसल है जो यहां पे फंस भी गया था। तो पानी की डेप्थ, जैसे मैं आपको अगर एग्जांपल दूं,
यहां पे आप देख सकते हैं ये जो काम चल रहा है इसको हम ड्रेजिंग बोलते हैं। ड्रेजिंग मतलब क्या होता है, आप मान लीजिए आपकी ये कोई नाव है, ठीक है, ये नाव या फेरी है, और यहां पे जो पानी की हाइट है वो काफी कम है। जैसे अगर मैं आपको हजीरा पोर्ट के आसपास बताऊं तो पानी की जो गहराई है वो सिर्फ 5 मीटर है, सिर्फ 5-5.5 मीटर। तो अगर मान लीजिए ये नाव है या फेरी है और पानी जो है ये पानी का जो सी बेड जिसे बोलते हैं ये सी बेड है, तल है, मतलब समुद्र तल। तो इससे अगर काफी कम होती है तो उसमें ऊपर से आप सामान भी इतना ज्यादा ले जाना चाहते हैं तो नाव वहां पे फंस सकती है, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस एरिया में। और दूसरी समस्या क्या है, एक तो इस एरिया में पानी की डेप्थ काफी कम है, इस वजह से नाव और फेरी का चलना मुश्किल है। दूसरा, इस एरिया में नदियां बहुत सारी गिरती हैं, जैसा मैंने बताया नर्मदा, तापी, माही, साबरमती, ये सारी की सारी नदियां यहां गिरती हैं, और नदियां अपने साथ लेके आती हैं सिल्ट। नदियां जब भी बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी लेकर आती हैं और वो यहां पे जमा हो जाती है, उस वजह से पानी की गहराई और कम हो जाती है। तीसरी समस्या है तो एक तो लो लेवल ऑफ वाटर, दूसरा यहां पे जो बहुत सारी नदियां हैं वो सिल्ट लेकर आती हैं, खास तौर पे जून से लेके मिड सितंबर तक ये सिल्ट काफी ज्यादा होती है इन नदियों में, तो उस वजह से भी वहां क्लॉगिंग हो जाती है और फेरी का चलना मुश्किल हो जाता है। तीसरी प्रॉब्लम, अब आपको अगर मान लो मिट्टी जम गई तो आप क्या करोगे, आप उसे निकालोगे, इसको ड्रेजिंग कहा जाता है। तो आप यहां पे देख सकते हैं मशीन्स आती हैं ड्रेजिंग की, लेकिन ड्रेजिंग की जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट गुजरात में जो शिपिंग डिपार्टमेंट है उन्होंने केंद्र सरकार को खत लिखा था कि ड्रेजिंग की कॉस्ट 4 गुना बढ़ चुकी है और यह पूरा प्रोजेक्ट अनवायबल है। अनवायबल मतलब इसमें पैसा खर्च ज्यादा होगा और हम कमाएंगे कम। तो यह आपको ध्यान रखना है कि ड्रेजिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यहां पे आप देख सकते हैं ये जो जहाज है ये ड्रेजिंग कर रहा है। ड्रेजिंग मतलब ये समुद्र में जो नीचे मिट्टी है वो मिट्टी वहां से निकाल के फेंक रहा है, जिससे थोड़ा सा जो गहराई है वो बढ़ सके और जहाज स्मूथली चल सके। लेकिन ड्रेजिंग की कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ चुकी है पिछले कुछ समय से। इसके अलावा आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम वहां पे बताता हूं, वो है ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी ऑफ द डैम। आप जानते हैं नर्मदा नदी के ऊपर बहुत सारे बांध बने हुए हैं, जैसे सरदार सरोवर बांध है, ये सब है। तो डैम के साथ क्या समस्या आती है, मान लीजिए आपने कोई डैम बना दिया, डैम में आपने नदी का पानी भर लिया। डैम में समस्या यह आती है कि डैम में जो सिल्ट वगैरह है वो जमा हो जाता है, ठीक है, और जब आप डैम को खोलते हैं तो ये सिल्ट वगैरह एकदम से बहता है। तो ये भी एक समस्या है कि जो डैम के अंदर जो धीरे धीरे सिल्ट जमा हो जाता है, और क्योंकि डैम के अंदर पानी खड़ा रहता है, चलता पानी नहीं है, तो सिल्ट वगैरह आसानी से डैम में जमा हो जाती है। तो उसके लिए ऑपरेशनल एफिशिएंसी चाहिए हमें विभिन्न डैम्स की, तो और उस पर भी बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है वहाँ पे। तो जब हम डैम का पानी खोलते हैं तो उससे एक साथ बहुत सारी सिल्ट फिर गल्फ ऑफ खंबात वाले जो एरिया है इसमें आ जाती है, इस वाले एरिया में आ जाती है, और फिर वो फेरी का चलना मुश्किल हो जाता है। तो काफ़ी चैलेंजिंग रहेगा और देखना होगा कि अब ये फेरी सेवा कितनी सक्सेसफुल हो पाती है आने वाले दिनों में। तो ये था हमारा वीडियो, और जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन हमने पूछा था इसका आंसर है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, और ये जो बाकी 3 जगह है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है गुजरात में, यानी यूनेस्को के ये विश्व विरासत स्थल हैं, धरोहर हैं यूनेस्को की। अहमदाबाद पूरा का पूरा शहर, फिर रानी की वाव जो पाटन डिस्ट्रिक्ट में है, और चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क। सो ये था वीडियो हमारा हजीरा से घोघा रोपेक्स फेरी सेवा जो स्टार्ट हुई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में कुछ भी आपका डाउट है पूछिए, मैं कोशिश करूंगा आपकी जो डाउट्स है उनको क्लियर करने की, अगर आप अगले 24 घंटे में डाउट पूछते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।